हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। जैसे कि हम पॉलिटी क्लास 7 कर रहे थे, आज उसका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से रन होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और वो किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें बताया हुआ है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट होती है और उसे क्या क्या काम करना होता है और वो कितनी रिस्पॉन्सिबल होती है अपने स्टेट के पीपल के लिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने ये सारा कुछ पढ़ा था कि क्या कहते हैं, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पढ़ा था जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है सारी चीज़ें कि ये किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ जैसे पूरे शहर में ये कोई प्रॉब्लम कि इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते होंगे, जैसे मध्य प्रदेश को यदि आप बिलोंग करते होंगे तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि शिवराज सिंह चौहान हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं यदि मध्य प्रदेश में कोरोना डिसीज़ जो है वो फैलती है। ठीक है, वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, मध्य प्रदेश की पीपल क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्योंकि उन्होंने टाइमली अच्छे मेजर्स नहीं लिए, इस वजह से वो डिसीज़ फैल गई। ठीक है, इस बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ है डायरिया को लेकर के, डायरिया किस तरीके से फैल जाती है। ठीक है, डायरिया फैलने की जो रीजंस होते हैं वो एक सैनिटेशन होता है, दूसरा रीज़न होता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी ना हो पाना। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को चीफ मिनिस्टर जी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस नहीं करती है, दैट्स वाई डायरिया फैलता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, इसी तरीके से आज की डेट में यदि कोरोना पूरे क्या कहते हैं स्टेट में फैलती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कौन सी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया? सोशल गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया। ये एड्रेस नहीं किया कि सारे पीपल जो हैं वो किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं तो वो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, स्पेशली मास्क का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा लोगों की गैदरिंग तो नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करना नहीं करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड है। ठीक है, वो अपना काम पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है। यही इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं। अब क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये हेल्थ इश्यूज़ की बात नहीं है। यदि आपके शहर में ब्लैकआउट होता है, लाइट चली जाती है, यदि वो 2 मिनट से ज़्यादा के लिए लाइट चली जाती है तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? यदि 1 आवर 2 आवर्स यदि मोर देन 10 आवर्स के लिए लाइट नहीं रहती है पूरी सिटी में तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ढंग का नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ढंग का नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। सेम सैनिटेशन, यदि आपके पूरे शहर में साफ़ सफाई नहीं है, आपके पूरे स्टेट में साफ़ सफाई नहीं है तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। रोड कनेक्टिविटी पूरे स्टेट में नहीं है, कोई ऐसा एरिया भी छूट जाता है जो रूरल इंटीरियर एरियाज़ हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट में होने वाली कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम, ठीक है, कोई भी पब्लिक प्रॉब्लम जिसमें कुछ पब्लिक जो है, कोई कम्युनिटी, कोई पब्लिक जो है वो इन्वॉल्व होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये तो नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना तो नहीं होता कि चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर, यही दो जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। नहीं, एक्चुअली पूरे स्टेट को ना, ये मान लीजिए आपका पूरा स्टेट है, इस पूरे स्टेट को छोटे छोटे एरियाज़ में बांट दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने 6th क्लास की NCERT में पढ़ा था
कि पंचायत विलेज को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता था, उसे बोला जाता था वार्ड। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्टेट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है और उसके बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है कि उस एरिया से एक एमएलए इलेक्ट होगा। व्हाट इज एमएलए? एमएलए इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को बोला जाता है एमएलए। अब अच्छे से ये चीज़ समझिएगा, पूरे स्टेट को एक छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया गया, उस एरिया को बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जहाँ से एक एमएलए इलेक्ट होता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या हुआ? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव हुआ। ठीक है, इसको कौन इलेक्ट करता है? इसको यहाँ के इस एरिया के जो पीपल हैं, इस एरिया के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे इलेक्ट करते हैं? इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? कि पूरे स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उस पार्ट्स को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं जो कि एमएलए कहलाता है। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये इससे अपन समझते हैं। ये देखिए, ये पूरे स्टेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये देखिए 14, 13 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, इस तरीके से बांट दिया। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी देखो इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी छोटी है, ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है, ये इतनी बड़ी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो पीपल के बेस्ड पे बांटी जाती है। ठीक है, कितने लोग रहते हैं, मे बी इस एरिया में कम लोग रहते होंगे, मे बी इस एरिया में ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो ये पीपल कितने ज़्यादा लोग रहते हैं उनके बेसिस पे बांटा जाता है। ठीक है, एरिया बेसिस पे नहीं, पीपल के बेसिस पे, पॉपुलेशन बेसिस पे इसको बांटा जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट होगा, वो भी बात समझ में आई। सभी से एक एक एमएलए इलेक्ट होंगे, वो बात भी समझ में आई। ठीक है, 62 है, 64 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 64 कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे में एमएलए जो है वो इलेक्ट हो गया। अब एमएलए इलेक्ट हो गए, इसमें कई पार्टीज़ ने पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, बीजेपी ने किया, कांग्रेस ने किया, ठीक है, आप ने किया, ठीक है, आप पार्टी ने किया, ठीक है, जेडीयू पार्टी ने किया। इस तरीके से बहुत सारी पार्टीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। अब ये जितने सेम कलर वाले दिख रहे हैं ना, यहाँ पे एक पार्टी जीती। ठीक है, इस वाले एरिया में एक पार्टी जीती, इस एरिया में एक पार्टी, इस एरिया में एक पार्टी। यहाँ तक बात समझ में आई कि सेम कलर उसको डिनोट कर रहा है कि सेम पार्टी। ठीक है, कहाँ पे कौन सी पार्टी जीती है उसको डिनोट कर रहा है। अब चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है? एमएलए तो इलेक्ट हो गया, एमएलए आपने इलेक्ट करा दिया। ठीक है, हर एक जगह से जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेंबर, जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर इलेक्ट होते हैं, ठीक है, जो एमएलए किसी एक पार्टी के, मान लीजिए 64 हैं, ठीक है, 64 में 30 जो एमएलए हैं वो बीजेपी से इलेक्ट हो जाते हैं, कांग्रेस से 20 हो जाते हैं, आप से 5 और जेडीयू से 5 हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये इलेक्ट हो जाते हैं। अब सबसे ज़्यादा कहाँ से हुए? बीजेपी से, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एमएलए कौन से पार्टी के हैं? बीजेपी के। ठीक है, ये जो होंगे ये रूलिंग पार्टी बनेगी। ठीक है, रूलिंग पार्टी का मतलब इनमें से ही कोई जो है वो सीएम बनेगा। ठीक है, रूलिंग पार्टी, इनमें से ही कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, और जो बचे कांग्रेस, आप और जेडीयू जो बचे वो कौन हुआ? वो अपोजिशन लीडर बनेंगे, अपोजिशन लीडर बनेंगे। ठीक है, अपोजिशन लीडर बनेंगे। अब आगे समझते हैं, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इनमें से भी कौन होगा जो चीफ मिनिस्टर बनेगा? सभी बोलेंगे हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये पार्टी जो होती है वो डिसाइड करती है कि उनमें से कौन है जो चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है,
अब इनमें भी लड़ाई होगी, कांग्रेस में, आप में, जेडीयू में, कि कौन अपोजिशन लीडर बनेगा। तो इसका रूल ये होता है कि जो रह गए, जिन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। और एक और रूल होता है कि जैसे 64 हैं, ठीक है, 64 का 1/10 जिसके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे वो अपना अपोजिशन लीडर बनाता है। 1/10 मतलब 6.4, मतलब जिसके पास 7 वोट से ज़्यादा हैं वो अपना अपोजिशन लीडर बनाएगा। तो आपके पास भी नहीं है, जेडीयू के पास भी नहीं है, किसके पास है? कांग्रेस के पास। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर और क्या कहते हैं, अपोजिशन लीडर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेते हैं। A political party whose MLA have won more than half the number of a constituency, a state can say to be majority, उसे majority बोला जाएगा, ठीक है। The political party has the majority is called ruling party, उसे ruling party बोला जाएगा। और others को क्या बोला जाएगा? opposition, ठीक है। उसमें से ही opposition leaders जो होंगे वो इलेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है। नेक्स्ट इसमें उनके वर्क दिए हुए हैं। अब ये सारे लोग इलेक्ट तो हो गए, इलेक्ट होने के बाद क्या करते हैं? इलेक्ट होने के बाद ये क्या करते हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं, यहाँ पे एक फ़ोटो दी हुई है वो देखते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचते हैं, यहाँ पे एक साइड जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी बैठती है और एक साइड जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी में बैठती है। और यहाँ पे एक चेयरमैन बैठता है जिसे बोला जाता है विधानसभा अध्यक्ष या फिर चेयरमैन ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। चेयरमैन ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली बैठता है जो सबको रूल करता है। जैसे आपकी क्लास में 2 रो हैं, एक रो को रूलिंग बना दीजिए, एक को अपोजिशन बना दीजिए, और जो मॉनिटर है वो चेयरमैन है, ठीक है, या फिर आपके टीचर जो हैं वो चेयरमैन है, ठीक है। इस तरीके से इमेजिन कीजिए, उस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अब ये लोग यहाँ बैठ के करते क्या हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये, यहाँ बैठ के करते क्या हैं? गप्पे लड़ाते हैं? नहीं, यहाँ पे ये लोग बैठकर स्टेट की प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ये जो अपोजिशन लीडर होते हैं इनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि स्टेट में हो रहे किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस कराना, ठीक है। यहाँ की असेंबली को ये बताना कि स्टेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो अपोजिशन लीडर का ये काम होता है कि वो ये बताए कि देखो स्टेट में कोरोना फैल रहा है, स्टेट में रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहे हैं, स्टेट में ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो कि प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं और उनके कंस्ट्रक्शन जो है वो जल्दी टूट रहे हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं। कौन एड्रेस कर रहा है? अपोजिशन, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स जो भी स्टेट में हो रही है वो सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। हर एक एमएलए, मान लीजिए फर्स्ट एमएलए ने ये कुछ कहा, सेकंड ने कुछ कहा, थर्ड ने कुछ कहा। फिर क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसमें से जो मिनिस्टर जो काम करता है, जैसे कोरोना की बात की उन्होंने, ठीक है, तो ये हेल्थ के अंदर आता है। तो हेल्थ मिनिस्टर उठेगा और हेल्थ मिनिस्टर बताएगा कि हम क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं। हमने गैदरिंग बंद कर दी है, हमने स्कूल इंस्टीट्यूशन ये सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। इस तरीके से वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को बताएगा, सारे जो जितने भी स्टेप्स उसने लिए हैं वो सारे उस स्टेप्स को बताएगा और फिर अपना कंक्लूज़न भी बताएगा कि इतने ज़्यादा लोगों के क्या कहते हैं जो कोरोना है वो स्प्रेड हुआ, लेकिन इतने लोग रिकवर हो रहे हैं। वो सारा कुछ जो गवर्नमेंट कर रही है और जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो सारी चीज़ जो है वो मिनिस्टर बताएगा। फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इन्होंने क्या लाई कि रोड और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत गंदे हो रहे हैं, ब्रिज जल्दी टूट रहे हैं, ये सारी चीज़ें लेकर आए। तो उसके लिए कौन? रोड मिनिस्टर, ठीक है, जो रोड कंस्ट्रक्शन का देखते हैं, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बोला जाता है, वो खड़ा हुआ। उसने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, जो क्या कहते हैं ब्रिज के साथ प्रॉब्लम हो रही है हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर, जो भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ना वो बता दिया, ठीक है। कोई तीसरा उठा
तीसरे ने बोला कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम भी चल रही है, यूरिया ढंग से नहीं मिल रहे हैं, सीड्स का ये है, रेनफॉल नहीं हुआ है, उनको सब्सिडी नहीं मिली है, ये सारी प्रॉब्लम उन्होंने बताई। तो फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर खड़ा होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर खड़े होकर बताएगा कि नहीं, गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए हैं और ऐसा ऐसा काम कर रही है। तो दोनों के काम बटे हुए हैं, ठीक है, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, दोनों के काम बटे हुए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जस्ट एग्जाम्पल की तरह कि जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे हमने सारी चीज़ें देखी, उस हिसाब से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई, ठीक है। उस हिसाब से देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हुई। मान लीजिए कि कोरोना बहुत ज़्यादा हमारी सिटी में फैल रहा है, ठीक है। अब बिग सिटीज़ में तो पहले वो चीज़ स्प्रेड होगी, ठीक है। रिसेंट है इसलिए मैं उस एग्ज़ाम्पल को लेकर समझा रही हूँ कि मान लीजिए कि किसी बिग सिटी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया, ठीक है। अब ये लोगों के बीच में अफवाह फैलने लग गई कि लॉकडाउन हो सकता है या फिर हमें सिटी छोड़कर जाना चाहिए, ये कुछ भी ऐसी अफवाह फैलने लग जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है उसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू वो मतलब कि वो बताती है लोगों को, पीपल ऑफ स्टेट्स को बताती है कि गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ये काम किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताती है। अब इनके पास एक सोशल मीडिया पावर होती है जिसके थ्रू भी ये लोग बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीज़ें बताई जा सकती हैं, लेकिन जो हमारा इंडिया है और कोई भी स्टेट है उसके 70% पॉपुलेशन जो होती है वो रूरल इंडिया में रहती है, और कुछ ओल्ड एज वाले ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। और हर घर में टीवी है, न्यूज़पेपर आता है, तो कहीं ना कहीं से सबको ये नॉलेज मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब लॉकडाउन लगा था तब नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डीडी नेशनल पे लाइव आए थे, ठीक है। उसके थ्रू उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ा हो, वो नहीं सुना हो उनको, तो उनको दूसरे दिन न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा, ठीक है। जो लोग मोबाइल चलाते हैं उनको मोबाइल से पता चल जाएगा, व्हाट्सएप से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट को पता चलती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती हैं। एक रिसेंट में एक प्रॉब्लम हुई थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि एक इंसान था, वो एनिमल को बीट कर रहा था बहुत ज़्यादा, और वो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वो वायरल हो गया था। तो वो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो गवर्नमेंट ने जब देखा तो गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक्शन लिए, ठीक है। क्या एक्शन लिए कि उसको जेल हुई कुछ दिनों के लिए, और उसको फ़ाइन लगाओ, और उसको ये वार्निंग मिली कि आप इस तरीके से एनिमल्स के साथ नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट भी सोशल मीडिया न्यूज़पेपर पे नज़र रखती है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है और आप सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर पे अपनी प्रॉब्लम कहते हो तो वो गवर्नमेंट तक बात पहुंचती है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट उस चीज़ पे ध्यान नहीं देती है। यदि आप कोई पब्लिक इशू को लेकर बात कर रहे हो तो वो डेफिनेटली वो चीज़ देखती है। दूसरा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है डायरिया, ठीक है। डायरिया के बारे में जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि क्या कहते हैं, डायरिया की वजह से एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है? वो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है कुछ ज़्यादा, ठीक है। और जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जी वहाँ पे पहुँचते हैं और सर्वे करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोशल मीडिया में जवाब देकर, न्यूज़पेपर में जवाब देकर ही बच सकते हो। आपको ग्राउंड पे भी आना पड़ेगा। जो चीफ मिनिस्टर हैं और एमएलए हैं वहाँ के, वो लोग ग्राउंड पे आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम
क्यों इंक्रीज़ हो रही है? तो डायरिया इंक्रीज़ होने का कारण क्या है? सैनिटेशन नहीं होना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलना। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए वहाँ पे इस वाले चार्ट पे ये दिया हुआ है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन को की प्रॉब्लम उस जगह की वो सॉल्व करते हैं तुरंत, ठीक है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए भी उतना पावरफुल है कि वो पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। वो सीएम जो है वो स्टेट की कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, पर्सनल नहीं, पब्लिक प्रॉब्लम, ठीक है। पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के थ्रू हम जो है इलेक्ट करते हैं। सेम वही चीज़ है कि 18+ वाले जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं और उन्हें क्या बोला जाता है? एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, ठीक है। फिर ये प्रोजेक्ट की बातें हैं, ये चीज़ें दी हुई है। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझा कि एमएलए कैसे इलेक्ट होता है, सीएम कैसे काम करता है, एमएलए कैसे काम करता है। एमएलए का एक और काम है वो भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आती है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो रही है, तो आप एमएलए के पास जा सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये साफ़ सफाई नहीं हो रही है और ये साफ़ सफाई नहीं होगी तो आगे चल के डिसीज़ फैलने के संभावना है। तो एमएलए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एमएलए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो की जाती हैं। और दूसरा काम क्या है एमएलए का? एमएलए के यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यदि वो किसी चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहता है तो वो सीएम के पास जाएगा, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में बताएगा कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम करना चाहता हूँ और वो इसके लिए उसको फंड की ज़रूरत है। और यदि वो चीज़ सच में स्टेट के हित के लिए होगा तो सीएम और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों अप्रूव करते हैं फंड और फिर उनको फंड मिलता है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हमने एमएलए का काम देखा, चीफ मिनिस्टर का काम देखा और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है वो देखा, और अपोजिशन लीडर के क्या काम होते हैं वो भी हमने देखा। होपफुली ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।